हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा उत्कर्ष इंस्टीट्यूट 2026 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक नया बैच लॉन्च किया जिसमें महाटेट 2026। यहां पे आप अगर पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो 1499, सेकंड पेपर की तैयारी अगर इंडिविजुअल करते हैं देन अगेन 1499 एंड अगर आप पेपर 1 और 2 को कंबाइन स्टडी करते हैं तो जो फी रहेगी आपकी 1999 रहेगी। ठीक है, आज ही आप एनरोल कर लीजिए क्योंकि आज से जो क्लास होंगे वो रेगुलर स्टार्ट होंगे। बैच का स्टार्टिंग डे 16 Feb 2026 है, तो आज से जो क्लास है वो रेगुलर रहेंगे। आपको याद रखना है कि पेपर 1 की जो फी है इतनी है, पेपर 2 की फी 1499 है एंड पेपर 1 एंड 2 कंबाइन अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी जो फीस रहेगी वो 1999 रहेगी। क्लियर है बात। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया महाटेट 2026 में आपको पढ़ाने वाला हिंदी और आज का हमारा लेक्चर है सेकंड। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भाषा। क्या लिखा हुआ है? भाषा। भाषा का मतलब समझते हैं। कल मैंने आपको बताया था कुछ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी भाषा का विकास, है ना। हिंदी भाषा के विकास के बारे में मैंने आपको बताया था कि विकास कैसे हुआ, कैसे हिंदी बनी। समझ रहे हैं ना, हिंदी भाषा है तो भाषा कैसे बना। यहाँ पे एक और आप रिकॉल कर लेते हैं, भाषा भाषा कैसे बनी। मैंने बताया था संस्कृत के, है ना, मैंने आपको कल बताया था संस्कृत के भास धातु से मिलके बनी है। किससे? संस्कृत का भास धातु। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संस्कृत के भास धातु से भाषा बनी है, जिसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। याद रखना, क्या होता है? बोलना। बात समझ में आ गई ना। मैंने बोला भाषा, भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है बोलना। यहां से यही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन थिंग, अब मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है जैसे वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य एंड वाक्य, है ना। मैंने ये 5 चीजें लिखी हुई हैं, तो इनका मतलब क्या है, क्या बताना क्या चाहता हूं। आप भाषा पढ़ते हो तो आप ऐसा लिखते हो ना, आपने बोला राम, ये बताइए क्या ये भाषा है, कोई सेंटेंस है, कुछ समझ में आ रहा है? राम, राम समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों भाई? ये सिर्फ क्या है? एक नाम है। क्या है? एक ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन अगर मैं बोलूं राम पढ़ता है, क्या बोलूं मैं? राम पढ़ता है, तो यहां पे आप समझो, मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे राम पढ़ता है। यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है का मीनिंग क्या है? सेंटेंस से स्पष्ट हो रहा है कि राम कुछ ना कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। दैट मीन्स राम पढ़ता है। तो एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस या हम जिसको बोलते हैं वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहां पे हम बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन छोटी इकाई कौन सी, ये समझ लीजिए। भाषा की इकाई 2 होती है ना। भाषा में 2 इकाइयों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले होती है एक सार्थक और एक होती है माइनर, जो सबसे छोटी इकाई होती है। अब यहां पे हम इसको डिस्कस करते हैं पहले से। देखिए, मैंने लिखा वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, सार्थक इकाई, यहां पे याद रखना है ना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य, वाक्य या फिर सेंटेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेंटेंस, है ना। सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य या सेंटेंस। सार्थक का मतलब होता है, देखिए सार्थक वर्ड किससे बना है? सा प्लस अर्थक, है ना, सा प्लस अर्थक। दैट मीन्स जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले वही होगा सार्थक। तो आपने जैसे भी मैंने लिखा था, आपको मैंने लिखा था सिर्फ राम, मैंने क्या लिखा था? सिर्फ राम। राम, तो इससे कोई सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? राम, बस राम है, एक नाउन है या फिर एक संज्ञा है, इसके अलावा कुछ इससे हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हमने इसी के आगे लिखा था राम पढ़ रहा है ना, ऐसा लिख लेता हूं, राम पढ़ रहा है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है मतलब हमें क्लियर हो रहा है कि राम कुछ कर रहा है। अगर राम कुछ कर रहा है दैट मीन्स देखिए उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग निकल रहा है तो वो कौन सा होगा? सार्थक। सार्थक दैट मीन्स मैंने क्या बोला? सार्थक इकाई क्या होगी? फिर वाक्य, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाया इसने? वाक्य बनाया। अब अच्छा, आपको पता होगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हम पढ़ते हैं ना, सेंटेंस को क्या बोलते हैं ना, सब पढ़ते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में यही पढ़ा होता है। तो यहां भी होता है कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता क्या होता है डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, अभी तो मैं वर्ड पढ़ रहा हूं। तो कर्ता क्या होता है? जो कोई काम करता है। जैसे यहां पे काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्ता। नेक्स्ट क्रिया, क्या क्रिया हो रही है? तो राम पढ़ रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ाई की क्रिया हो रही है, मतलब पढ़ना हो रहा है, तो राम पढ़ रहा है। नेक्स्ट वन थिंग, रहा है ना। तो ये अब यहां पे तो कर्म है नहीं है, कर्म तो है नहीं, राम कर रहा है बस।
समझ रहे हैं ना, राम एक क्रिया कर रहा है, सिर्फ राम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, राम पढ़ रहा है, दैट मीन्स राम कुछ कर रहा है, लेकिन किस पे कर रहा है ये नहीं लिखा, दैट मीन्स इस सेंटेंस में कर्म नहीं दिया गया है, इस सेंटेंस में कर्म नहीं है। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। तो सार्थक इकाई मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले वो सार्थक होता है। अब दूसरी इकाई की मैंने एक और बात की, तो दूसरी इकाई होती है वर्ण, है ना। दूसरी इकाई क्या होती है, वर्ण, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना है आपको ये। दूसरी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण होती है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर सार्थक इकाई की बात करें तो वो क्या होती है, वाक्य होता है। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो वाक्य। क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब देखिए हम और आगे पढ़ते हैं कि कैसे, अगर मैंने लिखा है ये तो इसका मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे मैंने बोला सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है ना। अगर सार्थक इकाई वाक्य है तो वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य मतलब कि एक छोटा सेंटेंस, जैसे कोई एक बड़ा सेंटेंस होता है उसके अंदर दूसरा सेंटेंस होता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। क्या होती है, पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, जिसको आप बोलते हो शब्द, ठीक है ना, पद या शब्द। पद या शब्द से छोटी इकाई होती है अक्षर। क्या होती है, अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है, वर्ण। याद रखना है आपको। अब भी समझ में आया होगा कि ये है सार्थक इकाई, है ना। ये कौन सी इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी है, यूनिट, मतलब एक इनिशियल बोल सकते हैं आप इसको, प्रारंभिक इकाई बोल सकते हो, है ना, प्रारंभिक इकाई। बात समझ में आ गई, प्रारंभिक इकाई। तो मैंने बोला भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य। वाक्य किससे मिलके बना होता है, मतलब वाक्य बड़ी चीज हो गई, समझ रहे हैं ना। वाक्य किससे मिलके बना है, उपवाक्य से मिलके बना है। उपवाक्य किससे मिलके बना है, पदबंध से मिलके बना है। पदबंध किससे बना है, छोटे छोटे पदों से मिलके बना है। पद या शब्द से मिलके बना है। और शब्द किससे मिलके बने हैं, अक्षर से। अक्षर किससे बने हैं, वर्ण से। याद रखना, अक्षर किससे बने हैं, वर्ण से। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, राम, मैंने लिखा शब्द राम। अगर मैं राम को तोड़ूं तो देखिए, राम शब्द में जो अक्षर की बात करेंगे हम यहाँ पे अक्षर की बात करेंगे और वर्ण की बात करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि वर्ण मिलके ही अक्षर बनाते हैं, वर्ण मिलके ही अक्षर बनाते हैं। तो राम शब्द में अक्षर की बात करें तो कितने हैं, दो, एक तो रा और दूसरा मा। ये क्या है, अक्षर है। लेकिन राम शब्द में अगर वर्ण की बात करें तो क्या लिखेंगे हम, रा, आ, मा, आ। तो वर्ण कितने हैं टोटल, 4। याद रखना है, राम शब्द में अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं ना। तो अक्षर कितने हैं, 2, और वर्ण कितने हैं, 4। इसीलिए मैंने बोला ये वर्ण मिलके क्या बनाया, इन्होंने अक्षर को बनाया है। अक्षर ने मिलके क्या बनाया है, शब्द या पद बनाए हैं। पद ने क्या मिलकर क्या बने हैं, पदबंध, मतलब एक से ज्यादा शब्द। पदबंध से मिलके उपवाक्य, और उपवाक्य से मिलके क्या बना है, वाक्य बना हुआ है। बात समझ में आ गई, यही यहां पे लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये फॉलो करेगा। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पद से छोटी इकाई शब्द, और शब्द से छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब यहां पे एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तो वर्ण में और ध्वनि क्या है, वर्ण या ध्वनि क्या है, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वर्ण या ध्वनि क्या है, तो अभी मैंने बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है ना। तो इसके बारे में अभी और अपन आगे भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, मैंने आपको बताया अभी हम हिंदी के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला आज हमें पढ़ना है ना, वर्णमाला पढ़ना है। व्याकरण क्या होता है, अब सबसे पहले हम वर्णमाला जो पढ़ रहे हैं वो व्याकरण के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पहले इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ा, अभी अपन ये देखते हैं पहले क्या है। छोड़िए इसको, आगे करेंगे, स्लाइड पहले डाल दिया, बाद में करेंगे। वर्ण, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया कि जो हिंदी हमारी भाषा है वो किससे बनी है, वर्ण से, वर्णों से मिलकर बनी, क्योंकि सबसे छोटी इनिशियल इकाई क्या है इसकी, वर्ण है, और सार्थक इकाई वाक्य है, तो ये वर्णों से मिलकर बनी है। तो
हमने इसी शब्द को क्या एक वर्णमाला शब्द लिखा है। मैंने क्या लिखा है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला आप समझते हैं ना, जैसे छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, सो ऑन आगे तक जाएंगे ऐसे, है ना। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जहां पे क्या क्या लिखा हो, स्वर लिखे हो, व्यंजन लिखे हो और अदर जो चीजें हैं, अदर जो है वो भी लिखा हुआ हो, है ना। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब याद रखना यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सा। पहला है, जैसे यहाँ पे पढ़िए फिर समझ में आएगा आपको। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के द्वारा हिंदी में 52 वर्ण लिए गए, मतलब 52 वर्ड। हमारी जो संस्था है वैज्ञानिक, यहां पे याद रखना है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली, कौन डिसाइड करता है, ये लोग डिसाइड करते हैं हमारी ग्रामर कैसे चलेगी। तो उन्होंने बोला है कि हिंदी में कितने वर्ड हैं, 52 या 52 वर्ड हैं। 52 वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये लिखा है 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, है ना, 4 संयुक्त व्यंजन। 13 स्वर मतलब 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन या 4 संयुक्त व्यंजन। अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि 13 स्वर कौन होते हैं, 35 व्यंजन क्या होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन पहले आपको जरूरी था बताना कि हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें वर्ण कितने होते हैं। क्वेश्चन याद रखना, कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब 52 वर्ण को ब्रेक किया तो हमने क्या बनाया कि 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब मैंने अब जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपसे क्वेश्चन किया था वर्ण क्या है। अब भी देखिए वर्ण की परिभाषा यहां पे लिखी हुई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मैंने बोला छोटी इकाई। अब छोटी इकाई, सबसे छोटा का मतलब क्या होता है, सबसे छोटे का मतलब होता है जिसे आप और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, मतलब जिसे आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। बात समझ में आई ना, जिसे आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। ऑब्वियस बात है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसको हम और अधिक छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, या तत्व के लिए पढ़ा होगा, है ना, तत्व बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम अक्षर या ध्वनि या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर, ध्वनि या वर्ण कहते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने बोला वाक्य, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। अब वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण मैंने बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम और अधिक छोटे तरीके में या टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, इससे छोटी कोई इकाई और नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण। बात समझ में आ गई। यहां पे और इसकी दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, लिखी हुई या उच्चारित हुई भाषा में शब्द की एक एक मूल ध्वनि को पहचानने के लिए एक एक चिन्ह नियत कर लिया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज के बारे में बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज बताया था कि मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे राम लिखा था, तो राम को मैंने 4 वर्ण दिए थे कि नहीं दिए थे, मैंने राम को यहाँ पे 4 वर्ण दिए थे, रा आ मा आ। तो देखो रा मैंने सभी के लिए एक एक संकेत दिया ना, इसके लिए रा लिखा है, इसके लिए आ लिखा है, इसके लिए मा लिखा है और इसके लिए अगेन आ लिखा हुआ है। सभी को अलग अलग संकेत दिया है, यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि लिखी हुई या उच्चारित हुई भाषा में शब्द की एक एक मूल ध्वनि को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए जो चिन्ह नियत किए लिए जाते हैं, जो चिन्ह बना लिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। खैर परिभाषा तो नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन जो आएगा वो मैंने बता दिया है यहाँ पे। जैसे यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी क्या होगी, वर्ण होगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य होती है। अक्षर, अब बताइए अक्षर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा वर्ण, फिर क्या पढ़ा, अक्षर। मैंने बताया वर्णों से मिलके ही क्या बनता है, अक्षर बनता है। जैसे राम शब्द में क्या बोला मैंने, 2 अक्षर है और 4 वर्ण है ना, कितना, 2 अक्षर है और 4 वर्ण है। तो अक्षर क्या होते हैं, देखो मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही हम अक्षर कहते हैं, या उसी को हम वर्ण भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, उसी को सबसे हम वर्ण भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये समझने वाली बात है। देखिए वर्ण होता है, मैंने बोला है जैसे राम, हम सिर्फ अगर मैंने बोला, यहां पे मैंने लिखा था राम, है ना, तो आप इसको जब ब्रेक किया मैंने, तो मैंने लिखा था रा आ मा और आ, ठीक है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं, ये क्या है, ये लिखने लायक है ना, यहां पे समझ लीजिए ये क्या लिखा। देखिए ये एक संकेत हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो ये क्या है,
लिखने के लिए, ये क्या लिखने के लिए। लेकिन मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। जैसे मैंने बोला रा, मैंने बोला रा, तो ये मौखिक हो गया। राम, मैंने बोला राम, तो ये मौखिक हो गया। तो राम में रा और मा दोनों क्या हो गए, मौखिक हो गए। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। तो याद रखना है आपको ये भी कि अगर पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो भी वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो क्या बोलेंगे हम, अक्षर बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट पढ़िए शब्द। अब मैंने अभी क्या बताया था, देखिए हमने एक ट्री डिजाइन किया था। अभी मैंने क्या किया था, एक ट्री डिजाइन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाक्य, वाक्य से नीचे उपवाक्य, उपवाक्य से नीचे पदबंध, पदबंध से नीचे पद, और पद से नीचे शब्द, पद से नीचे अक्षर, और अक्षर से नीचे वर्ण। फिर से रिकॉल करेंगे, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर और वर्ण। तो सबसे नीचे कौन था, वर्ण, और वर्ण से मिलके क्या बने थे, अक्षर बने थे, अक्षर से मिलके क्या बने थे, पद या शब्द बने थे। यहां पे यही चीज मैंने लिखी हुई है कि वर्णों के सार्थक समूह के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से जो एक निश्चित अर्थ निकलता है वो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल, जैसे यहां पे क्या लिखा है, कमल, तो भाई हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, का, आ, मा, आ, ला और आ। हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब मैंने बोला, जैसे अभी अगर कमल की बात करें तो कैसे पता चलेगा कितने वर्ण और कितने अक्षर, भाई जो ब्रेक कर दिया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया तो ये सभी क्या है, वर्ण है, ये सभी क्या है। तो अगर इसमें बात करूं तो मैं इसमें वर्ण कितने होंगे, 6, और अक्षर कितने होंगे, अक्षर कितने होंगे, 3। कितने होंगे, अक्षर 3। का, मा, ला, ये क्या है, अक्षर है, और वर्ण क्या है, का, आ, मा, आ, ला, आ। क्लियर बात। तो आप समझ लीजिए जब इन 6 ने मिलके एक शब्द बनाया, एक शब्द बनाया क्या, कमल, तो आपको समझ में आ गया कमल क्या है, एक फूल है, फ्लावर है। दैट मींस उसका एक निश्चित अर्थ निकला कि नहीं निकला। जब ये तीनों अक्षर एक मिलके एक नया कुछ बनाया तो उसका एक मीनिंग निकला, इसीलिए उस मीनिंग को ही हम क्या बोले, शब्द। तो कमल क्या है, एक शब्द है। यह भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। याद मानना, क्या लिखना है, अर्थपूर्ण। अभी मैंने क्या बोला, देखिए याद रखना, अभी आपको फिर से डाउट होने वाला होगा कि आपने तो वहां सार्थक इकाई वाक्य बताया है और ये अर्थपूर्ण। तो सार्थक और अर्थपूर्ण में बहुत डिफरेंस होता है। सार्थक का मतलब होता है कि कोई मीनिंग निकले पूरा। कमल, कमल का एक सिर्फ मीनिंग है कि एक शब्द है ये, इसका कोई और इससे कुछ और अंदाजा लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सार्थक का मतलब होता है उसका कोई अर्थ निकले पूरा। जब हम कुछ करते हैं तो हम बोलते हैं अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो तभी करेंगे ना जब उसका रिजल्ट निकले। अगर रिजल्ट ही नहीं हमारी मेहनत का निकल रहा है तो मेहनत करने का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गई। तो हम यहां पे बोलेंगे अर्थपूर्ण इकाई, मतलब जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है, पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। याद रखना है भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। नेक्स्ट बोलेंगे हम वाक्य। अभी जैसे मैंने बोला कई शब्द मिलके, हमने पढ़ा था शब्द से मिलके क्या बनेंगे, उपबंध, उपबंध से मिलके वाक्य बनेंगे, या फिर हम बहुत सारे शब्दों को मिला देंगे तो भी क्या मिल जाएगा, हमें वाक्य मिल जाएगा। याद रखना, जैसे वाक्य का तो साफ साफ है, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला। देखो साफ साफ लिख भी दिया मैंने यहाँ पे कि पूर्ण विचार व्यक्त। यहां पे सिर्फ मैंने बोला अर्थपूर्ण, और यहां पे मैंने बोला पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला। पूर्ण विचार मतलब जैसे मैंने बोला राम जा रहा है, तुम खा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, तो इसका मीनिंग निकल रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूं भाई, कुछ पढ़ा रहा हूं, कि पढ़ा रहा हूं कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहा। मीनिंग निकला कि नहीं निकला, तुम पढ़ रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो, मुझसे कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हो, तो उसका मीनिंग निकल रहा है। इसलिए मैंने बोला पूर्ण विचार, मतलब कि कंप्लीट मीनिंग निकले उसका क्या बोलेंगे हम, वाक्य। और सिर्फ एक अर्थ निकल रहा है, जिससे अर्थ का मतलब होता है जैसे आपसे कुछ भी शब्द बोले, कोई किसी ने कुछ भी बोला और उसका एक नॉर्मल मीनिंग निकले तो उसको क्या बोलेंगे, हम शब्द बोलेंगे। कई शब्द मिलके क्या बनाते हैं, उपवाक्य, और उपवाक्य मिलके क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। बात समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल लिखा है सीता खाना खाती है ना, सीता खाना खाती है। अब अभी मैंने पढ़ा दिया इसके बारे में, तो पहले ही बता दिया है। वाक्य भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। जरूरत नहीं है इसको रिमाइंड याद रखने की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि वाक्य क्या है, तो एक सार्थक इकाई होता है। ठीक है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य मानी जाती है। ये नोट इसलिए लिखा हुआ है कि आपको समझाने के लिए था। खैर मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक, सार्थक इकाई वाक्य, मतलब कि उसे एक भाव प्रकट हो रहा है, आपकी कोई फीलिंग्स प्रकट हो रही है, आपका कुछ एक्ट प्रकट हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आप बता पा रहे हो कि ऐसा है, ऐसा है।
अब जैसे मैं बोल दूं हवा, तो क्या हवा, क्या हवा, मैं हवा तुम हवा, नहीं पता ना भाई, मैं हवा या तुम हवा, समझ रहे हो, कुछ भी बोलो तो उसका मीनिंग निकलना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। तो याद रखना है कि वाक्य क्या है, भावार्थ, मतलब कि आप जो कह रहे हो उसका कुछ भाव है, आपके कहने के भाव का कुछ अर्थ निकले तो वो क्या कहलाता है, वाक्य होता है। यही लिखा है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य मानी जाती है। आप दोनों पढ़ लीजिए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी वाक्य होती है और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वाक्य ही होती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं, तो पहले तो अभी जैसे मैंने नॉर्मली आपको पढ़ाया है, अभी तो हम वर्णों पे आए ही नहीं कि कौन से वर्ण होते हैं कौन से नहीं थे, लेकिन एक चीज अभी हमने पहली स्लाइड में डिस्कस की थी कि दिल्ली ने, संस्था हमारी कहाँ है, दिल्ली में, तो हम उसको सीधा दिल्ली बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, दिल्ली। तो उन्होंने हमको बताया है कि जो हमारी व्याकरण है उसमें कितने स्वर हैं, 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 13, और व्यंजन कितने हैं, 35। कितने व्यंजन हैं, 35 प्लस 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है। सब कुछ बताएंगे, क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं और क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ गई ना, सब कुछ आपको ब्रीफ बताया जाएगा अभी। तो पहले हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। कभी कभी परिभाषा से ही क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। याद रखना है आपको, क्या, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं स्वर बिना किसी सहायता के, और जो स्वरों की सहायता लेके बोले जाते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलेंगे, व्यंजन। पढ़ेंगे आगे, पहले हम और देखते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, मैंने अभी लिखा है 13 मानी गई है ना, 13 मानी गई है मात्रा या उच्चारण के आधार पे। अब देखिए, हम स्वरों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं, बांट भी सकते हैं, 4 तरीके से हम इसको बांटेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मतलब मात्रा कैसी है और उसका उच्चारण कहां से होता है ना, उच्चारण कैसा है, तो उसके बेहाव पे अगर हम बांटेंगे तो स्वर को हम 3 तरीके में बांटते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, सबसे पहला लघु स्वर है ना, सबसे पहले लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहां पे एक चीज समझ लीजिए, लघु स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं या प्लुत स्वर क्या होते हैं। देखो, लघु स्वर, लघु स्वर का मतलब समझ लीजिए, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो एक बात समझ लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, या ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं। अब मैंने बोला बहुत कम समय लगता है, तो मैंने बोला क्या, बहुत कम समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं कि लघु या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। कौन कौन से स्वर ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। आप प्रोनाउंशिएट करिए, आप बोलिए, इनको रिकॉल करिए। जैसे मैंने बोला छोटा आ ई ऊ, हो गया ना, आ ई ऊ, बिल्कुल कम टाइम लगा ना, आ ई ओ, सेकंड से भी कम टाइम लगता है रिकॉल करने में। लेकिन वहीं पे हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की, तो जिनके उच्चारण में, मतलब जिनको बोलने में हमें लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, उनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ और आ, ए आई ओ औ और आ भी होता है इसमें एक्चुअली, है ना, आ भी होता है इसमें, ठीक है। अभी इसमें नहीं लिखते, आगे देखेंगे। तो मैंने बताया दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। अब एक चीज समझ लो, पढ़ने का तरीका कैसे होगा, नहीं पता चल रहा है भाई, वो इसको भी तो हम आ ई ऊ पढ़ते हैं, इसको भी हम आ ई ऊ, ए आई ओ औ पढ़ दिया। नहीं समझ आया यार, एक ही जैसा बोला मैंने, तो आप बोलोगे, यही डाउट होगा कि हम तो एक जैसे ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक जैसा नहीं बोल रहे हैं ना, हम इनको एक जैसा नहीं बोल रहे, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप समझिए, जैसे मैंने बोला मम, मैंने बोला रम, है ना, मैं बोलता हूं रम, तो देखिए रम, रम हो गया, जल्दी बोल दिया कि नहीं बोल दिया। लेकिन अगर मैं इसी को बोल दूं राम, तो देखिए टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप समझिए, वर्ड को समझिए, वर्ड को पढ़िए और समझिए। रम लिखा, टाइम नहीं लगा, राम लिखा तो टाइम लगा, बोलने में टाइम लगा कि नहीं लिखा। तो यहीं पे बोला है कि जो बड़े स्वर होते हैं, दैट मीन्स ये सिंगल वर्तनी वाले या एक वर्तनी वाले स्वर को हम लघु स्वर बोलते हैं, और द्विवर्तनी सभी में देखिए बड़े, सभी बड़े वर्ड हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और औ। क्या होगा, ए आई ओ और औ, ये सभी कौन से होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। अब
प्लुत स्वर, थर्ड वन इज प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? देखो प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उनको हम बोलेंगे प्लुत स्वर। क्या बोलेंगे उनको? हम प्लुत स्वर बोलेंगे। अब प्लुत स्वर जैसे मैंने यहां पे लिखा है राम, ये सॉरी यहां पे ऐसा लिखना नहीं है, यहां पे ऐसा होता है सिंबल, है ना? कैसा सिंबल होता है? ऐसा सिंबल होता है। ये कब यूज किया जाता है यार? ये कोई नया स्वर नहीं है। जैसे आप कभी नाटक वगैरह लिखते हैं ना, संबोधन करते हैं, तो जैसे दशरथ जी जब प्राण त्याग रहे थे तब उन्होंने क्या बोला था? लास्ट वर्ड उन्होंने बोला था राम। क्या बोला था? राम। बहुत जोर से बोला था। क्या बोला था? राम बोला था ना, राम ऐसे बोला था। दैट मीन्स उन्होंने रा वर्ड को बहुत आगे तक खींचा था। खींचा था कि नहीं खींचा था? तो ऐसे स्वर को हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। दैट मीन्स ये कब उपयोग किए जाते हैं? जैसे किसी नाटक हो रहा है, कोई कहानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ड्रामा मूवीज वगैरह में, जब किसी को हम संबोधित करते हैं तो हम उसमें प्लुत स्वर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन सिर्फ ऐसा आता है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर का प्रकार नहीं है? तीनों दिए जाएंगे और एक और लिख दिया जाएगा कोई सा, जैसे उसने बोला लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और एक और कोई स्वर दिया जाएगा, वो आपको टिक करना होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट एक यहां पे पॉइंट है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 ही स्वर होते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इन्होंने इनको क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि सिर्फ 2 ही स्वर होते हैं। 2 स्वर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज मूल स्वर और सेकंड इज संधि स्वर। फर्स्ट इज मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। अब मूल का मतलब समझ रहे हैं ना? मूल का मतलब होता है रूट, जिससे और नीचे नहीं जाया जा सकता, जिससे और नीचे नहीं जाया जा सकता, उसको हम मूल स्वर बोलते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है इनके उच्चारण के मुख से निकलने वाली हवा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। देखो ये चीजें आपको याद होगी नहीं पता, क्योंकि टाइम टेकन है। आप जब बार बार इनको प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी चीजें होंगी कि ये वर्ड कैसे इसका लिखा है, कैसे क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मूल स्वर के बारे में। तो वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर थे, सबसे पहले क्या थे? लघु स्वर थे। ह्रस्व या लघु स्वर थे, ये भी स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे। स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं। स्वर की विशेषता ही ये है कि जिनके उच्चारण कैसा हो? स्वतंत्र हो, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जो अक्षर किसी दूसरे अक्षर पर निर्भर नहीं करते हैं और उनका उच्चारण के स्वतंत्र होता है, उनको हम स्वर बोलते हैं। ये तो सेम ही परिभाषा होगी, कोई अलग नहीं है। एवं इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा अपेक्षाकृत कम होती है। अब वही बात है, जैसे मैंने बोला अभी छोटा आ, छोटी ई, रम लिखा था मैंने, रा में छोटा आ लगा हुआ है। जैसे मैंने अभी अब ब्रेकआउट करके बताया था, कमल के लिए बताया था। तो आप जो पढ़ रहे हो रा में, देखिए रम फट से पढ़ लिया, राम टाइम लगा। मतलब रा में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ब्रेक कर देते हैं, तो रा आ मा, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या कहने का मतलब है। और अगर हम राम को ब्रेकआउट करते हैं तो रा आ मा और आ। यहां पे देखिए मैंने अभी बोला आपको क्या, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, तो मैंने बोला रम। रम में कौन सा वर्ड आया? छोटा आ। जबकि राम में कौन सा आया है? बड़ा आ आया है। कौन सा आया है? बड़ा आ। तो आप समझ रहे हैं, देखिए राम को जब पढ़ रहे थे तो टाइम ज्यादा लग रहा था, और जब मैं रम को पढ़ रहा हूं तो टाइम कम लग रहा है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जिन मुख से निकलने वाली हवा की मात्रा कम होती है। कम होगी मात्रा, दैट मीन्स हम कम बोलेंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मूल स्वर या लघु स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। याद रखना ये पॉइंट, इनको बहुत अच्छे माना जाता है संस्कृत व्याकरण के लिए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हिंदी का पाणिनि बोला जाता है। इनको ये उपाधि दी गई है, हिंदी का पाणिनि। क्लियर बात? हिंदी का पाणिनि। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़ा मूल स्वर। कामता प्रसाद गुरु जी ने 2 स्वर बताए थे, मूल स्वर और संधि स्वर। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड इज संधि स्वर। संधि स्वर को ही हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। परिभाषा जो लिख रहे हैं वो याद रखना है कि सब कुछ याद रखे। सिर्फ आपको इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं करना है कि ये संधि स्वर है या सिर्फ दीर्घ स्वर, ये दोनों हैं। इसी को हम संधि स्वर भी बोलते हैं और इसी को हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि उसकी परिभाषा थी, जो इसमें थोड़ा सा और बदलाव होगा तो ये बन जाएगी। तो वे स्वर जो लघु स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लघु स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको और इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलेंगे?
दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर बोलेंगे। अब संधि स्वर भी दो तरह के होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। संधि स्वर भी कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर, परिभाषा को छोड़ो, आप पढ़ते रहो, नहीं पढ़ना, इतना टाइम नहीं देना है अपने चीजों को। दीर्घ स्वर या समझना है आपको क्या, दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। देखो, दीर्घ संधि स्वर ऐसा स्वर जो दो समान स्वरों से मिलके बने। किससे मिलके बने, दो समान स्वर मिलके बनाए, दो समान स्वरों से मिलके बने, दो समान स्वरों के मेल से बने, है ना, दो समान स्वरों के मेल से बने, उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि स्वर बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्या लिखा हुआ है, संयुक्त संधि स्वर। क्या लिखा हुआ है, संयुक्त संधि स्वर। अब देखिए, वर्ड से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, हर चीज की परिभाषा नहीं पढ़नी, आपको ही टाइम लगेगा, आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे आता है तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं। संयुक्त का मतलब क्या होता है भाई, संयुक्त मतलब मिला जुला, तो जहां पे दो विभिन्न स्वर या दो भिन्न स्वरों से मिलके बनता है, सीधी परिभाषा छोटी सी, दो भिन्न स्वरों से मिलने से, दो भिन्न स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है उसको हम संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। यही तो परिभाषा लिखी हुई है, पढ़ लो। दो समान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बना दिए, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना दिए। सेम स्वर मिले हैं ना, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना दिए। देखिए, सेम स्वर मिलके एक नया स्वर बनाए हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर। ठीक है। दूसरा संयुक्त संधि स्वर, मैंने बोला जब दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर क्या हो जाएगा, संयुक्त संधि स्वर कहलाएगा। जैसे छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बन जाएंगे, एडी का बनेंगे। छोटा आ और आई एडी का मिलके क्या बनेगा, आई एनक का बनेगा। छोटा आ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ ओखली का बनेगा। छोटा आ और ओ ओखली का मिलके क्या बनेगा, औ औरत का बनेगा। तो मतलब जब दो विभिन्न स्वर मिलके एक नया स्वर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संधि स्वर बोलेंगे। बात समझ में आ गई। यहां से क्वेश्चन यही आएगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वर के कितने प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने स्वर के दो प्रकार बताए हैं, एक तो मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं, फट फट से रिकॉल करना होता है चीजों को, ऐसे ही याद होंगी चीजें। दीर्घ संधि स्वर क्या कहते हैं, जब दो समान स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, जो समान स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि स्वर बोलेंगे। लेकिन जब दो विभिन्न स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संधि स्वर बोलेंगे। एक और, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रा ऋषि का होता है, वो भी बताएंगे। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जब नाटक में किसी को संबोधित, नाटक या मूवी में किसी को संबोधित करते हैं तो उस समय जो उच्चारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। जैसे राम, हे प्रभु बोलते हैं ना, उसको खींचते हैं, हे ऐसा करके जो भी आप बोल रहे हो, हे राधे करके जो भी आप ऐसा प्रोनाउंसिएट कर रहे हो जिसमें आपने टाइम लिया हुआ है, वो क्या हो गया, प्लुत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है प्लुत स्वर, सीधा पहले ही बता दिया है मैंने आपको, जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। अब 3 गुना ऐसा मान लीजिए ना, मैंने बोला लघु स्वर में 1 गुना लगा, दीर्घ स्वर में लघु से ज्यादा लगा, तो मैंने बोला कि उसमें 2 गुना लग गया। भाई प्लुत स्वर उसमें उससे भी ज्यादा लगा तो उसमें हमने लिख दिया कि तिगुना समय लगा। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर बोलते हैं। इसको, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए। जैसे इसको बोलेंगे हम, इस तरीके से सिंबल होता है इसके लिए, है ना, इस तरीके से सिंबल होता है। ये एस बन गया है, यहाँ पे फॉन्ट का थोड़ा इश्यू होगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ये बनेगा, जैसे अभी मैंने बताया था राम, है ना, राम बताया था, तो राम के लिए लिखा था ना राम, ऐसा करके लिखा जाता है राम। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं राम। ओके,
अब नेक्स्ट बात करेंगे स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये बहुत याद रखने वाली चीज है आपके लिए, याद रखना। हिंदी या मानक हिंदी, हिंदी या मानक हिंदी या देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी या मानक हिंदी या देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अभी सिर्फ संख्या पढ़ रहे हैं, स्वर हम इकट्ठा बताऊं, मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा, सभी स्लाइड बाई स्लाइड दिए हुए हैं, यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन टाइम देखिए, आप देखिए स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, आप नहीं लिख पाओगे, है ना। तो हिंदी या मानक हिंदी और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? याद रखना, सभी क्वेश्चंस अलग अलग दे रखा हूं, ये सभी क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। अभी देखिएगा आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे अभी, उसमें आप देखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। लिखित रूप में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। अभी हमने पढ़ा है 13। सबसे पहले दिल्ली में क्या बताया उन्होंने कि 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन, मतलब 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उन्हीं का लिखा है मैंने यहाँ पे 13 कि लिखित रूप में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। अब यहाँ पे देखिए नीचे मैंने वो स्वर लिखे हुए हैं पूरे 13, यहाँ पे पूरा 13 स्वर लिखा हुआ है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रा ऋषि का, ए ऐ ओ औ और अंग और आहा, याद रखना है, ठीक है। अब समझ लीजिए, अगर 10 स्वर पूछेगा, 10 स्वर पूछता है तो कौन कौन से होते हैं? टिक कर रहा हूं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, 4 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के बाद ए ऐ ओ और औ, ये होते हैं 10 स्वर। क्या लिखा? उच्चारण की दृष्टि से सिर्फ 10 स्वर, मतलब हम बोलते हैं तो सिर्फ इन्हीं का ही यूज करते हैं। आप लिखते हो क्या रामा, पिता, है ना, माता? नहीं ना, ये संस्कृत में बोले जाते हैं। हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ 10 ही स्वर पढ़ते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ। क्लियर बात? नेक्स्ट, अब यहां पे लिखा है कि मानक हिंदी में कितने होते हैं? 11। तो 11 कौन कौन से होते हैं? अब मानक हिंदी मतलब कि जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए जब हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं तो 11वां कौन सा यूज करते हैं? हम रा ऋषि का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रा ऋषि का। याद रखना, इसी को रा ऋषि का ही पढ़ते हैं क्योंकि इसको लिखने का यही होता है। आपने देखा है ना किताबों में, अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो लिखा होता है ऋषि, ऋषि ऐसे ही लिखा जाता है ना। ऋग्वेद, अगर आपको लिखा है ऋग्वेद, ऋषि लिखा है, ऋग्वेद लिखा है ना। अगर कुछ वर्ड लिखे हैं तो उसमें देखिए रा ऐसा बना जाता है, बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? क्लियर बात? अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब जिसमें ऊपर बिंदी होती है, और विसर्ग मतलब जिसके बगल में 2 बिंदी होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहां पे देखिए मैंने ब्रीफ किया हुआ है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे है? उच्चारण के आधार पर टोटल कितने वर्ण होते हैं? याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर लेखन की बात करें तो लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं एंड 4 इज संयुक्त व्यंजन होते हैं। अभी मैंने आपको 13 स्वर का ब्रेक करना बता ही दिया कि कैसे ब्रेक होंगे। ये 13 पूरे स्वर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब 4 संयुक्त व्यंजन की भी बात करेंगे और 35 अलग व्यंजन की भी बात करेंगे। लेकिन अगर मुद्रा या लेखन में बात करें और एक तो टोटल 55 वर्ण को हम यूज करते हैं। अब 52 वर्ण हम कौन कौन से यूज करते हैं ये भी लिखेंगे, क्योंकि 2 नए आगत व्यंजन है, जैसे जा और फा जो फारसी या अरबी से लिए गए हैं। तो सभी पूर्ण वर्णों को शामिल करते हुए हमें सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीजें याद रखने वाली थी कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 45 है, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 या 52 है। अभी हमने बताया कि हम स्वर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। स्वर को मैंने 2 तरीके में बताया था। सबसे पहले क्या बताया था? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा कामता प्रसाद गुरु ने डिवाइड किया। तीसरा हम करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके प्रयोग के आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। मतलब जीभ का प्रयोग करिए और आप बोलिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये वो स्वर है या नहीं है ना। जीभ का प्रयोग करना है और बोलना है और बार बार बोलना है, जब तक बोलना है जब तक दिमाग में सेट नहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि याद करने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ट्रिक दे देगा। अगर कोई ट्रिक दे रहा है तो भाई कर लो, ट्रिक तो नहीं होती क्योंकि इन चीजों की। तो जिह्वा के भाग पर, या जिह्वा या फिर जिह्वा मतलब जीभ होता है, कि भाग के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सॉरी 4 नहीं 3 प्रकार के होंगे ना, 4 नहीं 3 प्रकार के होंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब एक तरीका है कि मैं बता दूं आपको कि ऐसे याद कर लो। आप एक चीज समझ लीजिए, हम एक चीज तो याद कर सकते हैं, जनरल सी बात है,
एक तो हम नॉर्मल याद कर लेते हैं, होता है ना, जैसे अगर आपको 3 अंक दिए हो तो एक अंक तो याद हो ही जाता है, होता है कि नहीं होता है। हम 3 कैसे याद करेंगे, हमें 3 याद नहीं करने, हम पहला तो हमको ऑब्वियस याद बात है कि याद हो ही जाता है, दूसरा को हम याद कर लेंगे और तीसरा जो बचेगा वही हो तीसरा होगा। मान लीजिए अगर आपको 1 से 10 तक की गिनती याद करनी है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप पहले 5 तक तो याद कर लीजिए ना, बचेगा 5, उसमें से कुछ कर लेंगे, फिर जो बचेगा तो वो ऑटोमेटिक बचे हुए पार्ट में पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, अग्रस्वर होता है छोटी ई, बड़ी ई, ए एड़ी, ऐनक और रारिशी का। कौन होता है अग्रस्वर, छोटी ई, बड़ी ई, ए एड़ी, ऐनक और रारिशी का। मध्य, अग्र का मतलब होता है जीभ की जो आगे की नोक है इसके, है ना, आगे की जो आप देख रहे हैं ना टंग, देखिए टंग के बिहाफ पे आप डिसाइड करिए कि ये अग्र है या मध्य या पश्च है। बोलिए आप क्या लिखा है इसमें, देखिए छोटी ई, आपकी जीभ की आगे की ही जो टोन है वही पूरे माउथ में घूम रही है कि नहीं घूम रही है, इसलिए उसको अग्रस्वर बोला गया। क्या, छोटा आ, क्या छोटी ई, क्या बोला मैंने, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए एड़ी, आई ऐनक और रारिशी का। मध्यस्वर, मध्यस्वर क्या हो जाएगा, छोटा आ, मध्यस्वर छोटा आ, मध्यस्वर छोटा आ, देखिए का छोटा आ, आप बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पश्चस्वर, पश्चस्वर की बात करेंगे तो बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ और औ। अब मैंने आपको क्या बताया, अब समझिए, मैंने बोला कि अगर हम ये दो याद कर लें, कौन सा, अग्र और मध्य, हम कौन सा याद कर लें, अग्र और मध्य, मतलब छोटी ई, बड़ी ई, ए एड़ी, आई ऐनक और ऋषि का याद कर लें और मध्य स्वर छोटा आ याद कर लें, तो भाई जो बचे हुए होंगे वही पश्च स्वर होंगे ना। जरूरत नहीं है आपको पूरे 13, है ना, मैंने बोला टोटल स्वर तो 13 थे, टोटल स्वर कितने थे, 13 थे, तो आपको 13 याद नहीं करने, आपको सिर्फ याद कौन कौन से करने हैं, अग्रस्वर और मध्य स्वर। दैट मींस कितने याद किया आपने, 2, 4, 5 और 1, 6, आप टोटल 6 याद कर लीजिए, 7 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, 7 और 4, 7 और 5 12, मतलब ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाने से है, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 2 याद कर लो, जो बचे हैं उसको तीसरे में डाल दो तो ऑटोमेटिक याद हो गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, लेखन के आधार पर अभी हमने पढ़ा है कि लेखन के आधार पर वर्ड कितने थे, टोटल 52 वर्ड थे ना। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड थे और लेखन के आधार पर 52 वर्ड थे, जिसमें से स्वर कौन से थे, स्वर कितने थे, 13 थे, स्वर कितने थे, 13 थे और व्यंजन 35 थे। बहुत बार डिस्कस किया है, सभी स्लाइड्स में लगभग ये दिया हुआ है कंटेंट, तो अपन ने डिस्कस किया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जो व्यंजन है 35 व्यंजन है, ये कौन कौन से व्यंजन है ना, याद रखना ये कौन कौन से व्यंजन, ये बहुत जरूरी बात है आपको समझने के लिए। तो आपको तो पता ही है, वर्ण पढ़ रहे हैं तो छोटा बड़ा तो आना ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले है का वर्ग, का वर्ग में क्या आता है, का, खा, गा, घा, इड़ा। चा वर्ग में क्या आता है, चा, छा, जा, झा, इणा। टा में क्या आता है, टा, ठा, डा, ढा, णा, है ना, टा, ठा, डा, ढा, णा। ता में क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना। पा में क्या आता है, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, सभी में देखिए 5 वर्ड हैं, सभी में कितने वर्ड हैं, 5 है, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं। कितने हो गए टोटल, 25 हो गए। कितने हो गए टोटल, 25 हो गए। ये कौन से हैं, ये है, कौन से हैं ये। नेक्स्ट देखिए 25 वर्ण ये हो गए, 25। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन सा, या, रा, ला और वा। लाइन से लिखेंगे आप वर्ड को तो समझ में आ जाएगा। ये छोटा बड़ा ही लिखा हुआ है माना जाए तो, पहले स्वर लिख दिए छोटा आ से आ तक, फिर का वर्ग से चा पा वर्ग तक पूरे मैंने 5 के 5 वो उतार दिए। फिर अंतस्थ व्यंजन लिखा है, यारा लावा, ऊष्म व्यंजन सा शा शाह। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है, अंतस्थ निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है और निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो यारा लावा। ऊष्म व्यंजन, कौन सा ऊष्म व्यंजन है और कौन सा नहीं है, सा, 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 हा। दोनों तीनों को सा सा ही पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खैर आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, दिस इज बिकॉज हिंदी इज सेकेंडरी लैंग्वेज, है ना। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञा और श्रा। याद रखना यहां से भी क्वेश्चन आता है, सभी से, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी अपन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। माइंड में रखिए, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ऊष्म व्यंजन सा सा साह, संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा श्रा। ऐसी बार बार पढ़िए ना, आपको एक राइम आ जाएगी, मतलब पोएम सी याद हो जाएगी आपको। क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क्या बोलो, नहीं याद हो रहा है तो एक और पढ़ लो। देखो का, चा, टा, ता, पा, याद रख लो। ट्रिक बनाना है तो ऐसे बना ली, का, चा, टा, ता, पा। ये सभी क्या है, वर्ग है।
मतलब पूरा का से स्टार्ट करो, चा से स्टार्ट करो, ता से, टा से, ता से और पा से, और इसके बाद कौन सा लगाना है, अंतस्थ व्यंजन यारा लाभा, उष्म व्यंजन सा सा सा, संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञा और श्रा। ये सभी मिलके कितने व्यंजन बन गए, देखिए 25 ये हो गए, 25, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो देखिए अब कितने हो गए, 25 और 4 29 और 4 33, 25 हो गए ना, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 हो गए। अब 33 व्यंजन ये हो गए। हमने 35 व्यंजन पढ़े थे, 35 व्यंजन में याद रखना है यहाँ पे 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, इड़ा और इड़ा। चूंकि ये डा और ढा से मिलके बने हैं, किससे, डा और ढा से मिलके बना है ना, ये डा और ढा से मिलके बना है, डा और ढा से मिलके 2 हमने तैयार किए। डा से बना है इड़ा और इस ढा से बना है भी डणा। इसको भी हम ना बोलते हैं और इसको भी हम ना बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये द्विगुण व्यंजन है, इसलिए 25 ये 5 5 5 के पेयर यहां से यहां तक 25 तो ये हो जाएंगे और 4 29 और 4 33 प्लस 2 35 है ना। संयुक्त व्यंजन को हम इसमें काउंट नहीं करते, संयुक्त व्यंजन हम अलग से लिखते हैं या फिर डायरेक्ट बोलेंगे तो 39 हो जाएंगे या 39 कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो जाएंगे। याद रखना है 2 है आगत व्यंजन, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि हमने यहां पे वर्णों को बढ़ाया है ना। 52 थे फिर 55 कर दिए थे वर्तमान में लेखन के आधार पर। वो ऐसे किए थे कि हमने 2 आगत व्यंजन लिए हैं। कौन कौन से, जा और फा। अब जा और फा लिए तो हैं, इसका क्या है यार, ये जा और फा ही तो लिए नहीं, एक्चुअली इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता मतलब नीचे बिंदी लगी हुई है, जा में भी और फा में भी। तो ये कौन से व्यंजन है, आगत व्यंजन है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए, अब जाति के आधार पर पढ़ते हैं। भाई जाति मतलब समझ रहे हैं, जाति कास्ट, तो देखो एक बात क्लियर है यहाँ पे, जाति मतलब भाई एक जैसे लोग और विजाति मतलब अलग। तो ये तो पढ़ने वाली भी बात नहीं है भाई। जाति के आधार पर सजाति और विजाति। सजाति, सा का मतलब होता है हमारे जैसा और वी का मतलब होता है दूसरे के जैसा। वी मतलब दुश्मन, सा मतलब हम। तो सजातीय स्वर कौन कौन से, जो सेम होंगे, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, भाई इन्हीं से मिलके बने ना। तो ये सभी क्या है, सजातीय हो गए। अगर विजातीय की बात करें तो देखो ए एड़ी आई ऐनक ओकली और और, चारों के चारों डिफरेंट है, चारों के चारों अलग हैं, इसलिए क्या बोला उसने, विजातीय स्वर बोला। नेक्स्ट एक और होता है ओष्ठ आकृति या ओंठ के आधार पर, है ना, ओंठ से बोलने के आधार पर। तो होते हैं देखो वृत्ताकार या वृत्तमुखी, आवृत्ताकार या आवृत्तमुखी। मतलब जिनको बोलने में हमारा मुंह बिल्कुल वृत्त के जैसे गोल हो जाए उसको हम वृत्तमुखी बोलेंगे, और जिनको बोलने में हमारा मुंह वृत्त के जैसा नहीं हो वो आवृत्तमुखी होता है। तरीका मैंने क्या बताया याद करने का, अब तो यहाँ पे बिल्कुल इजी हो गया भाई, यहाँ तो बिल्कुल इजी हो गया। क्या इजी हो गया भाई, हम ऐसा करते हैं ना, 4 यहाँ दिए गए हैं और 7 यहाँ दिए गए हैं, भाड़ में जाए, हम ये 7 करते ही नहीं है याद, हम 4 याद कर लेते हैं, बचे हुए को कहाँ डाल देंगे, दूसरे में डाल देंगे। वो जैसे समझिए मेरी बात को, ओष्ठ के आधार पर मैंने बोला 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। तो हम सिर्फ वृत्त वाले याद कर लेते हैं ना यार, जो कम है। वृत्त वाले क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और औ, 4 याद कर लिए। जो बचे हुए थे, मतलब टोटल कितने थे, 13 थे, 13 में से हमने 4 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। अब बचे कितने बताओ जल्दी, कितने बचे 4 पढ़ लिए ना, 13 में से 11, क्योंकि हमने यहाँ पे अंग और आहा नहीं लिखा हुआ है ना। तो 11 थे, 11 में से हमने 4 तो पढ़ लिए। 4 क्या थे, वृत्ताकार। कौन कौन से थे वृत्ताकार, बोलो जल्दी, कौन कौन से वृत्ताकार, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और औ, ये क्या है वृत्ताकार। तो जो बचे हुए 7 हैं, टोटल 11 थे ना हमारे, तो 11 में से 4 तो हमने याद कर लिए। अब जो बचे थे वो याद नहीं करना है, सीधा सीधा चिपका देना है कि वो कैसे आवृत्ताकार है, कैसे आवृत्ताकार है, चिपका ही देना है, दिमाग नहीं लगाना। आधी चीजें हमें याद करनी है और आधी ऑटोमेटिक जो बची हुई है वो दूसरी चीजों में डाल देना है, अपने मन से याद हो जाएगा। भाई कैसे याद नहीं होगा यार, मत करो, मैं बोल रहा हूं दूसरी चीजें याद ही मत करो, करना ही नहीं है, अपने मन से हो जाता है, वो बार बार पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर देखो, अभी हमने वृत्त के जैसा बोला कि भाई मुंह गोल हो रहा है कि चपटा हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं खोलने की। अब कैसे तो मुंह खोलोगे यार, नहीं तो वो बोल रहा है मुंह खोलते हो ना, तो 4 तरीके से मुंह खोलते हो। कौन कौन सा, पूरा खोलते हो, आधा खोलते हो, आधा बंद रखते हो और बिल्कुल बंद रखते हो। 4 तरीके, पूरा खोला, आधा खोला, फिर आधा बंद किया और आधा फिर पूरा बंद कर दिया। तो समझ गए ना, 4 हो गए। तो सबसे पहले संवृत का मतलब होता है जिसमें पूरा बंद होता है, पूरा बंद। संवृत मतलब पूरा बंद। इसमें आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, आप करोगे ना तो चीजें आपसे बनने लगेंगी। कंटिन्यू लर्न करेंगे। तो संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रारिसी का। कौन कौन से संवृत होते हैं, छोटा आ,
है ना। समृद्ध कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और राजसिका। कौन कौन सा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और राजसिका क्या होते हैं? समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विवृत। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला। तो पूरा खुला मतलब आ, क्या बोला मैंने? आ। आपको दर्द होता है, आपको कुछ लग गई तो क्या बोलते? आ। पूरा खुल गया ना मुंह, आ खुल गया ना। तो यहाँ पे एक चीज तो कुछ तो याद हो जाएगा, कुछ याद हो जाएगा और कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। और मैंने देखिए तरीके होते हैं, स्ट्रेटजी बताया ना मैंने। हम नई नई स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे पढ़ना है। मैंने बोला पढ़ने का एक तरीका होता है। अभी मैंने दूसरा तरीका क्या बताया कि यार भाई आधी चीजें याद कर लेंगे, जो बची हुई होंगी वो दूसरे पोर्शन में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक बचा हुआ वही हुआ लाएगा ना, बचा हुआ वही क्या लाएगा। तीसरा क्या बताया कि कुछ चीजें हम पढ़ने से सीख जाएंगे। जैसे मैंने बोल रहा हूं वृत्त, विवृत क्या हो जाएगा? बड़ा आ। अर्ध विवृत जिनमें आधा खुला रहता है, तो छोटा आ, ए ऐनक और औ औरत का। क्या? छोटा आ, आई ऐनक और औ औरत का। अर्ध समृद्ध। अब तो चौथा तो वही बोलूंगा। देखिए अगर आपने 3 याद कर लिए तो बचे हुए टोटल कितने थे? 11 थे। 11 में आपने 2 4 5 6 और 3 8 8 तो निकाल दिए। 8 निकाल दिए तो जो बचे थे वो अर्ध समृद्ध में आ जाएंगे। ए और ओ क्या आ जाएंगे? अर्ध समृद्ध में आ जाएंगे। 4 5 6 और 3 9, 9 निकाल दिए, बचे हैं 2, तो वो किस में आ जाएंगे? अर्ध समृद्ध में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। इनको ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जब बार बार करोगे ना तो कुछ चीजें मेमोराइज हो जाती हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हवा के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पर। अब एक देखो, आप बोलते हो ना यार ये कैसे बात करता है, यार नाक से बात करता है, नाक से करता रहता है, गुनगुन करता रहता है। जैसे सिंगर्स को देखा होगा आपने, कुछ सिंगर्स होते हैं जो नाक से गाते हैं, बोलते हैं यार ये तो नाक से गाता है, ऐसा होता है ना। तो दो तरीके से होते हैं कैसा, एक निरअनुनासिक और एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरअनुनासिक। यहाँ पे लिखने दिख नहीं रहा है। निरअनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिसमें हवा मुंह के साथ साथ किससे निकले? नाक से भी निकले, उसको अनुनासिक बोलते हैं। अब अनुनासिक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके ऊपर पक्का है चांद बिंदी लगी होगी, मतलब बिंदी या चांद बिंदी लगी होगी तभी। जैसे हर वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे अभी हमने वर्ग पढ़े थे, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग पढ़े थे, है ना। का, चा, टा, ता, पा, चारों वर्ग 5 वर्ग पढ़े थे। पांचों वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, लास्ट अक्षर जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो कैसा होता है? अनुनासिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बिंदी होती है। बात समझ में आ गई? उसमें बिंदी होती है। दूसरा जिसमें अनुनासिक, निरअनुनासिक मतलब जिसमें बिंदी नहीं है। अब बिंदी नहीं है तो बाकी जो बचे हैं उसमें बिंदी तो है ही नहीं ना। बता तो दिया बिंदी एक में थी, यही तो तरीका था याद करने का। हमने एक चीज याद कर ली, अनुनासिक याद कर ली कि जिसमें बिंदी होती है, तो बचे हुए कैसे हो गए? निरअनुनासिक, मतलब जो अनुनासिक नहीं है वो निरअनुनासिक हो गए। क्लियर बात। नेक्स्ट पढ़िए व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में पढ़िए, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिंदी की वर्णमाला में लेखन के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो 35 व्यंजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं? हम व्यंजन बोलते हैं, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। एवं जिनके उच्चारण में मुख से हवा अवरोध के साथ बाहर निकलती है। अवरोध मतलब समझते हैं? रुकावट के साथ। जैसे आप कुछ भी बोल दीजिए, आप बोलिए पा, अवरोध हो रहा है ना, पा। हवा तो कंटिन्यू निकल रही थी, लेकिन आपने पा बोलने में बंद किया था मुंह की नहीं किया था? फा बंद किया कि नहीं किया? बा बंद किया, भा बंद किया। आप जिसमें जो चीज यूज कर रहे हो, मतलब आप बंद कर रहे हो, हवा को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तब वो सब वर्ड आया। क्या सिर्फ हवा निकलती रहेगी तो पा वर्ड निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्या सिर्फ पा हवा निकलती रहेगी तो फा निकल जाएगा, बा निकल जाएगा या भा निकल जाएगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। हवा को रोकने के लिए आपको अपने लिप्स क्लोज करने पड़ेंगे, तभी निकलेगा। पा पतंग, बा बकरी, भा भालू और फा का फल। ठीक है, याद रखना है ना। तो संस्कृत में एक और वर्ड, बात याद रखिए, संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो स्वर को क्या कहा जाता होगा? अच कहा जाता है। स्वर को भी याद रखना, स्वर को अच बोलते हैं और हिंदी को हल बोलते हैं ना। संस्कृत में व्यंजन को हल बोलते हैं, एवं जिनके अंत में हल आए उसे हलंत कहते हैं। जिनके अंत में हल आए उसे हलंत कहते हैं। ये मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा, 1 बाय 1 करूंगा, जब प्रैक्टिकली बताऊंगा तभी आपको समझ आएगा कि हलंत होता क्या है। ठीक है। अब व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन की संख्या कौन कौन सी है? 33। 33 अभी मैंने क्या बताया कि अगर 5 वर्ग मैंने बताए थे ना, का होगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन सभी में मिला के सभी में 5-5 वर्ण थे, तो कितने थे? 25 वर्ण थे। फिर एक और था अंतस्थ व्यंजन, था कि नहीं था? अंतस्थ में कितने थे? 4 थे।
फिर किस में थे, अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन, उसमें भी कितने थे, 4 थे, हो गए 33, हो गए 33, 25 एंड 4 39, 29, 29 प्लस 4 इक्वल टू 33। क्लियर बात। जब इसमें हम दो द्विगुण व्यंजन मिला देते हैं, कौन से, द्विगुण व्यंजन, इसमें हम दो द्विगुण व्यंजन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो 35 व्यंजन हो जाएंगे और पूरी वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इसको छोड़ दो, ये तो आगे वही मैंने लिखा हुआ है कि ये अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 5 स्पर्शी 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ऊष्म व्यंजन सा सा साहा, और स्पर्शी व्यंजन मैंने बताया था काखा गा गा णा, चाचा जजा ना, चाचा जजा णा, टाठा डाडा णा, ताथा दादा ना, एंड पाफा बामा। क्लियर बात, समझ में आ रहा होगा। 1 बाय 1 करके करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए, स्पर्श स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, अभी जो मैंने आपको बताया वर्ग वाले बोलते थे। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के भाग, मुख के अलग अलग भाग, जैसे कहां से निकले, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, वर्त से, दंत से या ओष्ठ से निकले, अलग अलग जगह से निकलती है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो इनकी संख्या क्या है, अभी जस्ट डिस्कस किया, इनकी संख्या कितनी होती है, 25, जस्ट अभी पिछली स्लाइड में बताया 25 होती है। यहाँ पे वर्ग, वर्ग का मतलब होता है कि इस वर्ग में कितने अक्षर हैं। तो देखिए, का वर्ग में कितने अक्षर हैं, का खा गा घा एड़ा, ऐसे ही चा वर्ग में चा छा जा झा एड़ा, टा वर्ग में कौन कौन से हैं, टा ठा डा ढा एड़ा, है कि नहीं है। नेक्स्ट, ता वर्ग में कौन कौन से हैं, ता था दा धा ना, पा वर्ग में कौन कौन से हैं, पा फा बा भा मा। अब बात आती है भाई हमें कैसे याद रखेंगे कि उच्चारण कैसे करना है। तो देखो, जब हम उच्चारण करेंगे ना कि सभी को हम कैसे, हमें रटना पड़ेगा, इसके लिए तो रटना नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, हमेशा अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। सबसे नीचे होता है हमारा कंठ, सबसे नीचे हमारा होता है कंठ, इसलिए का वर्ग कहां से निकलता है, कंठ से। कहां से निकलता है, कंठ से। कंठ के ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु। तो चा वर्ग कहां से निकलता है, तालु से निकलता है, तालु से, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, टा वर्ग। टा वर्ग क्या होता है, नेक्स्ट तालु के बाद क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा मतलब होता है तलवे से जस्ट बाद वाला प्लेस, है ना, या दांत और तलवे के बीच, ऊपर के जो दांत होते हैं और ऊपर का जो तलवा होता है उसके बीच में जो प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं मूर्धा। तो वहां से क्या निकलता है हमारा, टा वर्ग। फिर नेक्स्ट, दांतों से क्या निकलता है, दांतों से ता वर्ग। मैं बोला ना 1 बाय 1 आ रहे हैं। सबसे पहले कहां थे, कंठ पे थे, सबसे पहले कहां थे, कंठ पे थे। कंठ से कहां आ गए, तालु पे, तालु से कहां आ गए, मूर्धा पे, मूर्धा से कहां आ गए, दांत पे। तो दांतों से क्या निकला हमारा, तावर्ग। तावर्ग लिखा है साफ साफ, यहाँ पे लिखा है दंत से, है ना। फिर नेक्स्ट मिल रहा है, दांतों से हम कहां जाएंगे, ओंठों पे, ओंठों से क्या निकलेगा, पावर्ग। अब आप बोल के देख लीजिए, कोई भी वर्ग वर्ण आप बोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है या नहीं करता है। जैसे का वर्ग, कंठ से का खा, आप यहाँ पे अपनी फिंगर टाइप कीजिए, फिंगर टाइप कीजिए, आप बोलिए का खा गा, यहाँ वाइब्रेशन देखेगा, का खा गा घा अणा। चा बोलिए, चा बोलिए। देखिए, जब आप चा बोलते हैं तो जीभ आपके तलवे में लग रही है, बार बार कहाँ लग रही है, तलवे में। चा वर्ग बोलिए पूरा, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा। आप जो भी बोलेंगे जीभ कहां लगेगी, आपकी तलवे में लगेगी, इसलिए कहां से निकलता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तालु से निकलता है। नेक्स्ट आप टावर बोलिए, तो देखिए टा ठा डा ढा एड़ा, तालु। जब आप चावर बोल रहे तो आपकी तालु में लग रही थी जीभ, लेकिन जब आप टा वर्ग बोल रहे हैं, टा टमाटर का, ठा ठटेरा का, डा डलिया का, ढा ढक्कन का, वहां से कुछ नहीं। तो जब आप ये बोल रहे थे तो आपकी जीभ कहां लग रही थी, तालु के नीचे वाले प्लेस पे। तो तालु के नीचे वाला प्लेस क्या होता है, मूर्धा होता है। कौन सा होता है, मूर्धा होता है। ठीक है। अब आप ता वर्ग बोलिए, तो ता था दा धा णा, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता तराजू, था है ना, पढ़ना है आपको थोड़ा। ठीक है। तो जब आप ता था दा धा ना बोलते हैं तो देखिए आपकी जो टंग है, जीभ है, वो कहां लग रही है, आपके दांतों में लग रही है, इसलिए ये वर्ग कौन सा हो जाएगा, दंत वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आप पा वाला बोलिए, तो पा फा बा भा और मा। जब आप ये बोलते हैं तो देखिए आपके लिप्स पे ज्यादा वर्कआउट होता है। कहां होता है, लिप्स से, लिप्स से वर्कआउट होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको ओष्ठ बोलते हैं। तो याद रखना है, आप समझ में आ गए ना कि जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, अंदर से बाहर की ओर। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। सीधा सीधा एक ट्रिक बना लीजिए, क्या लिखना है आपको, है ना, कंठ,
के बाद कहां से होता है? तालव्य या तालु बोल सकते हैं, मूर्धा, फिर दंत मतलब दांत, और फिर ओष्ठ। क्या लिखना है? दांत और फिर ओष्ठ। याद रखना है कैसे पढ़ना है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। आपको लर्न ऐसे ही रखना है, बार बार याद करो, बार बार 4 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अंदर से बाहर, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया या, रा, ला और वा 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा 4 होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के भाग से पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती या मुख के अंत स्थान से बोली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। याद समझ लीजिए, ये डेफिनेशन तो नहीं आती है, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने डेफिनेशन आपको लिख दी है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के भाग से पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होती या मुख के अंत के स्थान से बोली जाती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारा बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए, अभी क्वेश्चंस देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? हमने आपको स्वर वर्ण के बारे में बताया था। स्वर कितने होते हैं टोटल? मैंने अभी देखो सब कुछ बता दिया। स्वर लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 13। और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 कौन कौन से होते हैं? छोटा आ से लेके छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ए, ऐ, ओ, औ, हो गए ना 10। अगर 13 की बात करें तो इसके साथ हम कंबाइन किसको कर देंगे? रा, ऋषि को कर देंगे, अंक को कर देंगे और आहा को भी लिख देंगे, तो ये टोटल मिलके क्या बन जाएंगे? लेखन के आधार पर 13। अब बताइए इसमें से कौन सा है? तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, बचा हुआ ये छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ा ऊ। स्वरवर्ण कौन कौन से हैं? ये हैं। नेक्स्ट, निम्न में से पंचम अक्षर कौन सा है? अभी मैंने बताया स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं हमने, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। सभी का लास्ट वर्ण देखिए का वर्ग का क्या होता है? देखिए ये तो का, टा, ये तो पहला है, ये भी नहीं हो सकता। झा, ये तीसरा है, चा, छा, जा, छा, चा, छा, नहीं होगा, तो बचा हुआ ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। क्लियर बात? नेक्स्ट, चा वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा? अभी मैंने आपको बताया है। चा वर्ग कहां से बोला जाता है? हमने स्टार्ट किया था स्पर्श व्यंजन के लिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क्या बोला? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो हमने यहां पे एक तो ऐसा लिख लेते ना, तो और अच्छे से हो जाएगा आपको। कंठ, कंठ के बाद क्या आया? तालु, तालु के बाद क्या आई? मूर्धा, मूर्धा के बाद क्या आई? दंत, और दांत के बाद क्या आया हमारा? ओष्ठ। अब हमको नहीं पता क्या बोलना है, तो आप सभी वर्ग का पहला अक्षर लिख लीजिए। का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ये पा वर्ग हो गया, और सॉरी ये टा हो गया, मूर्धा और दंत, टा वर्ग हो गया, और ये ता वर्ग हो गया, और ये पा वर्ग हो गया। अब समझ लीजिए चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? चा वर्ग कहाँ है? यहाँ है। कहाँ होता है? तालव्य मतलब तालु। क्लियर बात की नहीं आई? तो कंठ किसका होता है भाई? कंठ का होता है। दंत किसका होता है? ता का होता है। दंतोष्ठ किसका होता है? यहाँ पे बात करें, दंतोष्ठ किसका होता है? सिर्फ वा का होता है। याद रखिएगा, दंतोष्ठ किसका होता है? वा का। मतलब वा जब आप बोलते हो ना तो दांत और ओंठ दोनों लगते हैं। आप देखिए दांत और ओंठ दोनों, वाह। देखिए वाह बोलिए तो आपके ओंठ बोलेंगे, जीभ आपके दांतों पे लगेगी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हम दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट, छत्रज्ञास्रा, इनमें से कौन सा व्यंजन है? स्टार्टिंग में पढ़ के रखा है। छत्रज्ञा कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन है लेकिन संयुक्त व्यंजन है। पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? पंच में कौन सा आता है बताइए? पंच में कौन सा आता है? अभी पंच में कौन सा आता है? पंच में अनुस्वार। पंच में अनुस्वार कैसा आता है? ऑब्वियस बात है ये आता है। पंच में कौन सा आता है? ये आता है क्या? नहीं, ये वाला आता है। पंच में कौन सा आता है? ये वाला आता है। खैर अभी इसको आप क्लियर मत करिए, मैं आपको इसको जब ब्रीफ बताऊंगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप तो बोलोगे पंच तो हम ऐसे भी लिखते हैं और पंच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिए अभी।
नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह अभी मैंने बताया, आयोगवाह कौन कौन से थे? अनुस्वार और विसर्ग था, अनुस्वार और विसर्ग था। तो इसमें तो अनुस्वार नहीं है, इसमें भी अनुस्वार नहीं है। यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगा हुआ है और इसमें विसर्ग लगा हुआ है। अनुस्वार और विसर्ग के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? आयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोगवाह। दैट इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई याद बताइए। बताया था मैंने अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण बोला था, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण बोलो। अर्थपूर्ण कौन सी इकाई होती है? अर्थपूर्ण इकाई होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। अर्थ तो निकलता है उसका, अर्थ तो है ना। अर्थपूर्ण क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या बोला था मैंने? वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। नेक्स्ट, वाक किस प्रकार के वर्ण है? अभी जस्ट पढ़ाया मैंने एक क्वेश्चंस में, इसको करेक्ट किया है। वाक कौन सा वर्ण है? दंत ओष्ठ वर्ण है। कौन सा वर्ण है? दंत ओष्ठ, क्योंकि ये दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग करके उच्चारित किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? दंत ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में आयोगवाह वर्ण हमने तो कर ही लिया। आयोगवाह वर्ण कौन कौन से? अंग और आहा, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग लगा होता है वो क्या कहलाते हैं? आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन बोलो। स्पर्श व्यंजन अभी पढ़ा है, जस्ट 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं पूरा। का वर्ग पढ़ा है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। इन सभी में टोटल 25 वर्ण थे और इन 25 वर्णों को हमने क्या बोला? ये सभी क्या थे? व्यंजन थे। कौन से व्यंजन थे? स्पर्श। कौन से व्यंजन थे? स्पर्श व्यंजन थे। तो याद रखना है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, मतलब ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तो उपरोक्त सभी करेक्ट। बाई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? अब बताओ मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? कामता प्रसाद गुरु ने मूल कितने स्वर बताए हैं? मूल स्वर, मूल स्वर कितने बताए हैं? बोलो जल्दी, मूल स्वर कितने बताए हैं? 4 ही बताए हैं। कौन से बताए हैं? 4 स्वर ही मूल बताए हैं, याद रखना है ना। नेक्स्ट, का वर्ग का उच्चारण स्थान कहां होता है? अभी मैंने कितनी ट्रिक पढ़ी है अपने? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क्या पढ़ा है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो का वर्ग, का वर्ग का कहां उच्चारण स्थान होगा? कंठ से होगा। कहां से होगा? कंठ से होगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमने इतना पढ़ा है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का डिस्कस करेंगे। और भी क्वेश्चन है मेरे पास जो कराऊंगा, कुछ अभी व्यंजन बचे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। आज आपको देखना है कि पूरा आपको स्टार्ट, वेट, देखिए आज से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपको जरूरी है कि आप आज के आज इसमें इनरोल करा लेंगे, है ना। आप जितने जल्दी इनरोल कराएंगे आपको उतनी जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक्सेसिबल वीडियोस जो होंगे वो एक्सेसिबल रहेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। मैं कृष्णा आपसे बहुत बहुत विदा लेता हूँ नाउ।